जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी रजत सिंह शेखावत और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं इंदौर पर्यटन भाग 2 अर्थात इंदौर टूरिज्म पार्ट 2 पर। पहला भाग आपने देखा, आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। वो स्थल, वो जगहें, वो मनोरम दृश्य जो इंदौर में आपको पार्ट 1 में देखने से बाकी रह गए थे, मैंने आपसे कहा था जल्दी पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो हाजिर है आप सभी के सामने पार्ट 2 इंदौर का। मैं दिखाता हूं एक से एक स्थल और जहां पर हमें पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो परीक्षा के मद्देनजर और पर्यटन के मद्देनजर देखते रहिए इस वीडियो को और जल्दी से इस वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए लेकर चलता हूं अभी आपको इंदौर में। जय हिंद भाइयों, मैं हूं मध्य प्रदेश की शिक्षा राजधानी इंदौर में और आपके लिए सबसे पहले मैं सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC का मुख्यालय इंदौर में आप पढ़ते हैं, यह मैं आपको दिखा भी रहा हूं। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रत्येक प्रांतों में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसे स्वायत्त एवं संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसे आप स्टेट PSC के नाम से जानते हैं। स्टेट PSC का एक अध्यक्ष होता है तथा अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र 62 वर्ष जो पहले हो तक कार्यकाल रहता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1957 को की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना की गई। तब इसके अध्यक्ष DB रेगे साहब थे, लेकिन जब परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी तब वर्ष था 1958 और SC सेठ उसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में भास्कर चौबे, प्रोफेसर भास्कर चौबे MPPSC के अध्यक्ष हैं और यहाँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। देखिए प्यारो भाइयों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ इंदौर में एक शानदार जगह पर, वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल जानते हैं नेहरू स्टेडियम। हाँ दोस्तों, नेहरू स्टेडियम आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है नेहरू स्टेडियम इंदौर, नगर पालिका निगम इंदौर। आगे देख पा रहे हैं अब लिखा हुआ है पद्मश्री कैप्टन मुश्ताक अली गेट। हाँ मेरे दोस्तों, पद्मश्री कैप्टन मुश्ताक अली की जो नगरी है उन्हीं के नाम पर समर्पित है ये गेट, कैप्टन मुश्ताक अली गेट। दोस्तों, नेहरू स्टेडियम की स्थापना 1964 में की गई थी। 1983 अर्थात 1 दिसंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच मध्य प्रदेश में इसी नेहरू स्टेडियम में हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय, अगर पूछे पहला वर्ल्ड कप का मैच, तो वर्ल्ड कप का मैच 1987 में 1987 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था और 1987 का वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा था, जिसका नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। आपसे MPPSC 2017 की प्री परीक्षा में पूछा गया है कि 1987 के वर्ल्ड कप का नाम क्या था, तो रिलायंस कप था। 1983 जो भारत ने जीता था उसका नाम प्रूडेंशियल कप था। 1992 का वेल्स एंड हैक्स कप था और 1996 का विल्स कप था जिसे श्रीलंका ने जीता था। उसके बाद से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहीं से बता दूं कि 2001 में अंतिम बार इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया और यह ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बंद कर दिया गया खराब पिच के कारण, और वह मैच भारत और श्रीलंका के मध्य खेला जा रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा इसी परिसर में एक विजय बल्ला गाड़ा गया। उससे पहले आप हल्की सी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये घुमा हुआ है, तो आप इसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि नेहरू स्टेडियम जो है किस तरह से है। और गोल है पूरा, कोविड-19 के कारण हम अंदर नहीं जा सकते, हमें इजाज़त नहीं है, तो हम बाहर से ही आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ विजय बल्ले पर। देखिए प्यारे भाइयों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ विक्ट्री बेट अर्थात जिसे कहते हैं विजय बल्ला। ये नेहरू स्टेडियम इंदौर के परिसर में बनाया गया है। क्यों बनाया गया, कब बना, इसका ध्यान से सुनिएगा। 1971 में पहली बार, 1971 में पहली बार भारतीय टेस्ट टीम ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीती थी और उसी विजय की खुशी में ये विजय स्तंभ के तौर पर अर्थात विजय बल्ला, विक्ट्री बेट जो है वो यहाँ पर बनाया गया। उस समय पर कप्तान थे कौन, अजीत वाडेकर। और ध्यान से सुनिएगा PSC वालों और सभी परीक्षा वालों, अजीत वाडेकर भारतीय वनडे क्रिकेट टीम अर्थात एक दिवसीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। वाडेकर, वनडे, वाडे, यहाँ से आप याद रखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये विजय जो बल्ला है जिसे कहते हैं विक्ट्री बेट, इसमें सभी खिलाड़ियों को उस समय के नाम लिखे गए हैं और नाम खास तौर पर याद रखने योग्य जो है वो है कप्तान श्री अजीत वाडेकर कप्तान थे, साथ में थे इनके साथ सलीम दुरानी साहब, बिशन सिंह बेदी थे और S आबिद अली थे, दिलीप सरदेसाई थे। इसी तरह से अब आपको मैं बताता हूँ कि जो विजय बल्ला आप देख रहे हैं बहुत ही ऊंचाई तक आपको दिख रहा होगा ये विजय बल्ला। अब आप साथ ही साथ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोकार्पण के लिए जो लगाया गया है, मैं इसे लोकार्पण का जो शिलालेख है वो दिखाता हूँ। इस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि कब और किसके कर कमलों से इसे लोकार्पण किया गया था। तो आप देख सकते हैं नेहरू स्टेडियम परिसर में नवनिर्मित विजय बल्ले का लोकार्पण
दिनांक 17 अक्टूबर 2009 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री अजीत वाडेकर के द्वारा किया गया था। अर्थात अजीत वाडेकर साहब उस समय पर कप्तान थे जब हमने पहली बार सीरीज को जीता था, और ये भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं अजीत वाडेकर साहब। और ये बात कर रहा हूँ नेहरू स्टेडियम में। और ये है विक्ट्री बेट का, कभी भी पूछा जाए किसी भी परीक्षा में तो विक्ट्री बेट कहाँ पर है, तुरंत उत्तर दीजिएगा इंदौर में। अब ये तो थे भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान। अब मैं मिलाता हूँ सीके नायडू साहब के स्टैचू से जो विक्ट्री बेट के जस्ट पीछे बना हुआ है, और वो है हमारी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान। अर्थात क्रिकेट का इतिहास इंदौर से अछूता नहीं रहा है। चलिए अब चलते हैं हम सीके नायडू साहब। देख रहे हैं आप सीके नायडू साहब का स्टैचू। अर्थात इनका सीके नायडू का पूरा नाम था कोट्टेरी कनकैया नायडू। नागपुर में जन्म लेने वाले सीके नायडू साहब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। इनका जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो थी वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। इस कारण से इंदौर में इनके बारे में ज़्यादा हमें जानने को मिलता है। सीके नायडू साहब का स्टैचू नेहरू स्टेडियम परिसर में लगा हुआ है, विजय बल्ले के बिल्कुल पीछे, आप ठीक से देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे घर पर, किनके, कैप्टन मुश्ताक अली साहब के घर पर लेकर चलता हूं, जो कि पास ही नेहरू स्टेडियम के ही 200-500 मीटर के पास में छावनी क्षेत्र में स्थित है। अब चलते हैं हम कैप्टन मुश्ताक अली साहब के घर पर। प्यारे भाइयों, मैं अब आ पहुंचा हूं एक ऐसे स्थान पर जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले स्थान पर लेकर चलूंगा। मैं आ पहुंचा हूं सैयद मुश्ताक अली साहब के घर पर। सैयद याकूब अली साहब जो कि पुलिस विभाग में थे, इनके घर पर 17 दिसंबर 1914 को एक बालक का जन्म हुआ। ये उस समय तो कुछ ज्ञात नहीं था, लेकिन इतिहास को रचेंगे, इतिहास स्वर्णिम बनाएंगे, ऐसे ही शख्सियत बने बाद में। नाम है सैयद मुश्ताक अली साहब, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1914 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता श्री सैयद याकूब अली साहब पुलिस विभाग में थे। आज हम उनके घर पर है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि याकूब अली साहब के बाद सैयद मुश्ताक अली साहब के पुत्र सैयद गुलरेज अली साहब, ये तस्वीर में आपको देख रहे हैं दाएं तरफ पर, और सैयद गुलरेज अली साहब के पुत्र सैयद अब्बास अली साहब। ये साथ में 3 जनरेशन तो आपको एक साथ में दिखाई दे रही होगी। और सैयद अब्बास अली साहब को देखा जाए तो ये रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की T20 टीम में शामिल भी रहे हैं। तो दोस्तों सैयद मुश्ताक अली साहब का जब जन्म हुआ, उसके बाद में 13 वर्ष की उम्र थी इनकी, जब सीके नायडू साहब ने इनको एक नज़र देखा और इनके मन में आया कि ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी उनके साथ खेली, और वाकया तो तब बहुत बढ़िया बना जब 1936 में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी विदेशी धरती पर जाकर शतक बनाता है। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड इंग्लैंड में 112 रन की शानदार पारी खेलते हैं सैयद मुश्ताक अली साहब, और इतिहास बनता है विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक लगाने वाला भारतीय का। सैयद मुश्ताक अली साहब ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच भी 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास में खेला था। अपने जीवन काल में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। सैयद मुश्ताक अली साहब को 1964 में पद्मश्री से नवाजा गया। याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली साहब के नाम पर 2008 से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी आयोजित की जाती है। अर्थात T20 ट्रॉफी का आयोजन होता है सैयद मुश्ताक अली साहब के नाम पर। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सैयद मुश्ताक अली साहब की प्रमुख यादें जुड़ी हुई है। दिलीप कुमार साहब आप देख पा रहे हैं, अभिनेता, उनके साथ में इनकी तस्वीरें। ये अली साहब की 3 जनरेशन है, आप देख रहे हैं, वो स्वयं हैं और उनके साथ में। आपको मैं और बताना चाहूँगा, जब आप सबसे ऊपर की ओर देखते हैं तो आप देखिएगा सबसे ऊपर हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में अली साहब की तस्वीर है। इसके तुरंत अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भारत के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी साहब के साथ भी मुश्ताक अली साहब की तस्वीर है। उसके बाद में देखेंगे दिलीप कुमार साहब के साथ भी इनकी तस्वीर आप साझा करते हुए देख सकते हैं। ये तस्वीर वर्ष 2002 की है, जब यहाँ पर बिशन सिंह बेदी और कपिल देव के साथ में लॉर्ड्स में खिंचवाई गई ये तस्वीर है, जिसमें मुश्ताक अली साहब है। हाल में देखा जाए तो हम उनके निज निवास इंदौर में हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखते हैं कि इनका परिवार हमारे साथ में है, और बहुत ही शानदार परिवार है। छोटा सा बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है, और मैं गुजारिश करूँगा कि दिखाने की कृपा करें। और देश का नाम रोशन करने वाले, मध्य प्रदेश का इतिहास स्वर्णिम करने वाले सैयद मुश्ताक अली साहब 18 जून 2005 को हमें छोड़कर हमें अलविदा कह गए, और उनकी जो क्षतिपूर्ति है आज तक हमें हमेशा याद रहेगी। और मुश्ताक अली साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्रिकेट का इतिहास उनके नाम से आज भी जगमगाता है।
प्यारे मित्रों, अब मैं आप पहुंचा हूं कमला नेहरू संग्रहालय अर्थात जू के पास। आज पहुंचा हूं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर अर्थात इंदौर चिड़ियाघर में। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। यह लगभग 52 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ एक चिड़ियाघर है और इसमें लगभग वर्तमान समय में देखो तो 57 प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। कमला नेहरू की बात करें तो यह नाम जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी के नाम पर रखा गया अर्थात इंदिरा गांधी जी की माता जी थी, उनका नाम था कमला नेहरू। उन्हीं के नाम पर इंदौर के चिड़ियाघर का नाम है कमला नेहरू राष्ट्रीय उद्यान और ये नगर पालिका निगम इंदौर के संरक्षण में है। 1974 में बनाया गया था। अब चलता हूँ मैं आपको अगले स्थान पर लेकर। चलिए देखो भाइयों, अब हम पहुँचे हैं इंदौर की न्यू पलाशिया स्थित 56 दुकान पर। 56 दुकान बड़ी फेमस है, इसका इतिहास जानिए। पहली बार 1978 में इसकी 56 दुकान की स्थापना हुई थी। तब यहाँ पर सिर्फ 3 दुकानें थी और इंदौर नगर पालिका निगम ने इसे श्री मार्केट नाम दिया था। इतना प्रसिद्ध था कि बाद में यहाँ पर लोग, एक व्यक्ति दुबई से पान लेकर यहाँ बेचने के लिए आया करता था। जब दुकानें बढ़ती गई, प्रसिद्धि बढ़ती गई तो यहाँ पर दुकानों की संख्या 56 हो गई, 56 दुकानें रजिस्टर्ड हो गई। तब से इस दुकान का नाम 56 दुकान रखा गया है। ये देश का दूसरा और प्रदेश का पहला स्ट्रीट क्लीन फूड हब घोषित किया गया है। देश का दूसरा और प्रदेश का पहला स्ट्रीट जो क्लीन फूड हब है वो घोषित किया गया है। उसका एक कारण है, ये दर्जा तब मिलता है जब यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर जो सर्व करते हैं खाना बनाने वाले, उन लोगों के नाखून कटे हैं और खाने में बाल तो नहीं है, सिर ढका हुआ है, साफ़ सफाई है। उस आधार पर देश का पहला स्ट्रीट फूड हब अहमदाबाद के कांकरिया झील को 2018 में घोषित किया गया है। 56 दुकान से प्रश्न आपको जब बनते हैं तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखने योग्य होगी। और 56 दुकान की एक खासियत जानिएगा कि यहाँ पर नगर निगम 4 करोड़ रुपए की लागत से खर्चा करके यहाँ पर एक चीज़ बनाने जा रही है, वो है लाइट एंड साउंड शो। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो तरह तरह के लाइट और साउंड चलते रहेंगे। साथ ही याद रखिएगा, ये 56 दुकान का जो न्यू जो इसके हालात बदले जा रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के आधार पर ही इसे उस तर्ज पर बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो 56 दुकान के संदर्भ में ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब अगले प्लेस की ओर देखिए दोस्तों, अब हम दिखा रहे हैं आप लोगों को होलकर स्टेडियम अर्थात ऊषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। अगर बात करें इस होलकर स्टेडियम की तो वर्ष 1941 में महाराजा यशवंतराव होलकर ने कर्नल सीके नायडू साहब की अध्यक्षता में होलकर एसोसिएशन का गठन किया था। तब सीके नायडू साहब उसके पहले अध्यक्ष थे और जगदाले साहब उसके पहले सचिव बनाए गए थे। आधुनिक तौर पर बात की जाए तो 1990 में बनाया गया ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, जिसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो MPCA के द्वारा संचालित किया जाता है। MPCA अर्थात मध्य प्रदेश में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है और वो यहीं पर है, आप देख पा रहे होंगे। 1990 में बनाया गया होलकर क्रिकेट स्टेडियम 30,000 दर्शकों को यहाँ पर बैठने की जो जगह है उपलब्ध है। देखा जाए तो यहाँ पर वर्ष 2006 में पहला एक दिवसीय मैच भारत बनाम इंग्लैंड खेला गया था। वर्ष 2016 में यहाँ का एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच भारत बनाम न्यूजीलैंड खेला गया। बात की जाए अंतिम अभी तक का वनडे क्रिकेट मैच अगर देखा जाए तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ था। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तब रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मात्र 35 गेंदों पर शतक लगाया था, जो कि अब तक विश्व का सबसे तेज शतक है T20 में 35 गेंदों पर लगाया जाने वाला। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर का भी 35 गेंदों पर ही T20 में सर्वोच्च शतक, सबसे तेज शतक है, दोनों का एक साथ। यही वो स्टेडियम है जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 219 रन का दोहरा शतक मारा था। तो याद रखिएगा, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। आप जो मैच देखते हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वो नेहरू स्टेडियम नहीं बल्कि होलकर स्टेडियम में होते हैं। अब चलते हैं हम अगले स्थान पर। देखिए भाइयों, अभी हम मौजूद है प्रदेश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? जिसे आप जानते हैं अभय प्रसाल के नाम से। अभय प्रसाल की कहानी ऐसी है, याद रखिएगा, दुनिया के 12 बड़े हॉट स्पॉट में, टेनिस हॉट स्पॉट में इसका नाम आता है। टेबल टेनिस हॉट स्पॉट कहलाता है अभय प्रसाल इंडोर स्टेडियम। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। स्थापना 1983 में की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में शुमार नई दुनिया समाचार पत्र के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लाभचंद छजलानी के पुत्र अभय छजलानी ने इसका निर्माण करवाया। 1983 में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब इन्होंने इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने देखा कि इतना विशाल बनाया, तो इसका नाम खेल प्रसाल ना रखते हुए अभय प्रसाल रख दिया। तो याद रखिएगा, अभय प्रसाल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। टेबल टेनिस का हॉट स्पॉट है दुनिया में, और देखा जाए तो इसके अंदर 2 स्विमिंग पूल भी है। और याद रखिएगा, इसका नाम अर्जुन सिंह ने कहा खेल प्रसाल की जगह अभय प्रसाल रखो। अभय प्रसाल अभय छजलानी के नाम पर है, जो कि मध्य प्रदेश के एक पत्रकार हैं। धन्यवाद।
तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर। जब पढ़ने को आता है कि आईटी पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ, इंदौर, तो उत्तर याद रखिएगा। आईटी पार्क बेसिकली वो क्षेत्र होता है जहां पर इमारतों एवं सुविधाओं का प्रयोग आवासीय सुविधाओं के लिए या विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी फर्मों के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका जो दूसरा भाग देखेंगे तो यहाँ पर 50 करोड़ की लागत से अतुल्य आईटी पार्क बनाया गया है। जो आप देख पा रहे हैं ये क्रिस्टल आईटी पार्क है, तो इसका उद्घाटन वर्ष 2019 में किया जा चुका है। तीसरा आईटी पार्क का निर्माण भी 1.5 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने आईटी पार्क है, तो यहाँ 3 आईटी पार्क क्रिस्टल आईटी पार्क क्षेत्र में मौजूद है, इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क। अब चलते हैं हम रीजनल पार्क की ओर। दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ चुका हूं अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान पिपलियापाला इंदौर, अर्थात जिसे आप जानते हैं रीजनल पार्क के नाम पर। दोस्तों इसकी शुरुआत इसे वर्ष 2003 में पहली बार खोला गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह रखा गया है। यह 80 एकड़ में फैला हुआ रीजनल पार्क कई कारणों से चर्चा में रहता है, जिसमें आप देखा जाए तो 48 एकड़ ज़मीन में फैलाया गया एक तालाब यहाँ का बड़ा दर्शनीय स्थल है और 32 एकड़ में इसे अन्य माध्यमों से सजाया गया है। यहाँ के आकर्षण बिंदु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक व्यू यहाँ पर मिलेगा, फव्वारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फ्रेंच या मुगल गार्डन इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्रूज़ चलाए जाते हैं, अर्थात तालाब के अंदर आपको बोट से, पेडल बोट के माध्यम से सवारी करवाई जाती है। यहाँ भी हाल ही में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है मालवा मिनी मालवा क्रूज़, अर्थात जिसमें 80 लोगों की सुविधा है, वहीं पर पार्टी भी चलती है और वहीं पर उनके कमरे भी उस मिनी क्रूज़ में बनाए गए हैं। इसका लोकार्पण वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। दोस्तों विशेषता याद रखिएगा, लॉकडाउन के कारण हमें अंदर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी गई है और हम उनकी परमिशन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पर मैं अभिषेक भाई से गुजारिश करूंगा कि एक थोड़ा सा व्यू जो बच्चे हैं उन्हें रीजनल पार्क का आप दिखा दें। आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको रीजनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान पिपलियापाला इंदौर। क्योंकि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इस कारण से हमें यहीं से बाहर से शूट करना पड़ रहा है। आप देख चुके हैं, तो अब चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको रीजनल पार्क से ले चलता हूं आगे की ओर। अब और हम चलते हैं मध्य प्रदेश का मीनाक्षी मंदिर कहे जाने वाला अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। तो अब चलते हैं अन्नपूर्णा मंदिर की ओर। चलिए साथियों, अब हम आ चुके हैं अन्नपूर्णा मंदिर पर। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर यह बड़ा प्राचीन मंदिर है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 9वीं शताब्दी के मध्य में आर्य एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप में की गई थी। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी बनावट जो है, इसकी स्थापत्य और शैली के आधार पर इसे मदुरै के मीनाक्षी मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। यहाँ की खासियत याद रखिएगा, यहाँ का आकर्षण का केंद्र जो है 14 फीट ऊंची भगवान काशी की प्रतिमा जो कमल पर विराजमान है। मुख्य द्वार का निर्माण 1975 में किया गया था, जिसकी ऊंचाई 100 फीट के लगभग या उससे अधिक है। आप देख सकते हैं इसके मुख्य द्वार पर कितनी सुंदर मूर्तियां हैं और आप इनको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्राचीन रही होंगी। और इनकी सुंदरता आप देखें, भगवान बालाजी की मूर्ति यहाँ पर है, गणेश जी है, शंकर भगवान है, पार्वती माता है और सूर्य भगवान, सभी की मूर्तियाँ हैं। खास बात और देखिएगा, यहाँ पर गेट पर 4 भव्य हाथी बने हैं जो इसको और सुंदर बनाते हैं। चर्चा में विषय ये है कि इसके पीछे एक और अन्नपूर्णा मंदिर बनने वाला है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाया जाएगा, जिसकी लागत 50 करोड़ रुपए रहेगी। किंतु इनके आर्किटेक्ट जो इसको बनाने के लिए, उन्होंने इसको बनाने की कीमत सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 1 नारियल और 1 रुपया रखी है। तो अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर है भाई? इंदौर में है। इसे खास तौर पर याद रखिएगा। इसको मध्य प्रदेश का मीनाक्षी मंदिर कहते हैं, जो कि वास्तविकता में मदुरै में है। अब आपको लेकर चलता हूँ रणजीत हनुमान जी मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर द्वार नहीं लगता है। चलिए सभी को जय सिया राम। मैं हूं आपके सामने, आप रणजीत बालाजी मंदिर के सामने आया हूं। दोस्तों इस मंदिर की स्थापना और इसके इतिहास को लेकर तो कई अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन नाम से आप समझिए कि बहुत सारे राजा जो भी युद्ध में जाते थे वो यहाँ पर पहले आशीर्वाद लेने आते थे और वो युद्ध कभी ना हारते थे। इसी कारण से पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका नाम रणजीत रखा गया, अर्थात रण में जीत का आशीर्वाद देने वाले। इसका एक बहुत शानदार आप उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि आपने हनुमान जी के हाथों में अभी तक गदा देखी होगी, लेकिन ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है इसमें हाथ में तलवार और ढाल लिए हैं हनुमान जी और नीचे अहिरावण उनके चरणों में है। अर्थात रणजीत हनुमान जी मंदिर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इस द्वार के अलावा अंदर जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर प्रतिमा है, वहाँ पर कोई द्वार नहीं है और ऐसा कोई द्वार नहीं है जिसे कि रात्रि में भी बंद किया जाए, अर्थात मुख्य पटल कभी बंद नहीं किए जाते हैं। और रणजीत हनुमान जी मंदिर चमत्कारी हनुमान मंदिर है जो कि इंदौर में मौजूद है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा यहाँ का एक थोड़ा सा भव्य दृश्य
हनुमान मंदिर का प्रमुख द्वार और अंदर बाबा रणजीत हनुमान जी का मूर्ति विराजमान है, जो कि हाथ में ढाल और तलवार लिए है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर। सभी को जय श्री राम। जय श्री गणेश गणपति बप्पा मौर्या। आप देखिए, हम आए हैं बड़ा गणपति, इंदौर में बड़ा गणपति। अर्थात याद रखिएगा, जो बच्चे बाहर के हैं वो अगर समझ रहे हैं सर यही खजराना मंदिर है, तो यह नहीं है। इस गणेश जी के इस मंदिर का नाम ही बड़ा गणपति है। दोस्तों, इसका निर्माण कुछ कहानी के अनुसार ये है कि दादिश नाम के एक उज्जैन के निवासी रहे हैं। उन्हें स्वप्न में भगवान गणेश आए। 1875 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह मूर्ति कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में गणेश जी की स्थाई सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट है। आप सोच रहे होंगे लाल बाग के राजा मुंबई, तो वह स्थाई नहीं है, बल्कि किसी विशेष कार्यक्रम गणेश उत्सव पर बिठाई जाती है। याद रखिएगा, इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब इस मूर्ति को बनाया गया तो इसमें ईंट, पत्थर, चूना पत्थर, यहाँ तक कि इसमें कहा जाए तो विशेष प्रकार की मिट्टियाँ, कई तरह के तीर्थ स्थलों का जल लाया गया था। पंचरत्न में देखा जाए तो हीरा, मोती, माणिक और पूखराज, पन्ना, ऐसे पंच तत्वों का, ये पंचरत्नों का मिश्रण मिलाकर इस मूर्ति को बनाया गया है। गौ माता और घोड़े की पैरों से जो मिट्टी रौंदी गई, उस मिट्टी को मिलाकर, और ढांचा जो है सोना, चांदी, लोहा, तांबा के से इसका ढांचा बनाया गया है। बड़ा गणपति मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और सबसे ऊंची गणेश की प्रतिमा इसी बड़ा गणपति मंदिर में है। अब चलते हैं अगले स्थल की ओर। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट्स आपका बनता ही बनता है, क्योंकि हर वीडियो के मुकाबले ये इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हमारी मेहनत छुपी हुई है। अच्छा, अब मैं आपको लेकर आया हूँ लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस, इसका निर्माण 1886 से 1921 के मध्य में होलकर द्वारा करवाया गया था और यह हमेशा से ही मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध रहा है। अर्थात बड़े बड़े जो मेहमान होते थे उन्हें इसी में ठहराया जाता था। इसके अंदर की सुंदरता देखते ही बनती है। बड़े बड़े झूमर, इतावली फ्रेंच शैली में बनाया गया इसके कमरे और फर्श की जगह पर लगाई गई लकड़ियाँ, रूम कमरों की छत को सजाया गया सुंदर कलाकृतियों के माध्यम से। याद रखिएगा, इसके भव्य गेटों के बारे में, द्वार के बारे में आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इसके द्वार जो थे उस समय पर इंग्लैंड से बुलवाए गए थे और इसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, जो कोशिश करेगा वह जीत जाएगा। इसी लाल बाग पैलेस में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा गुलाब गार्डन बना हुआ है, रोज़ गार्डन, जो कि पूरे देश भर में बड़ा प्रसिद्ध है। लाल बाग पैलेस की और अन्य बातें ये हैं कि ये बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही साथ याद रखिएगा, उज्जैन, इंदौर और मांडव में होने वाले मालवा उत्सव में से, मालवा उत्सव जब इंदौर में आयोजित होता है तो इसी लाल बाग परिसर में आयोजित करवाया जाता है। और लाल बाग पैलेस की खासियत याद रखिएगा, यहाँ पर मतलब पुराने मुस्लिम समय से ही सिक्कों का संग्रहालय भी है। अंदर की हम कोई चीज़ आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो लाल बाग पैलेस का संबंध आप याद रखिएगा इंदौर शहर से है। वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले स्थल की ओर। देखिए प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं इंदौर का एकमात्र एयरपोर्ट, या यूँ कहें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, 1935 में श्री होलकर्स के द्वारा, होलकर प्रशासन ने टाटा एंड सन्स श्री नेविल के परामर्श से 1935 में यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए बिजासन टेकरी के पास जगह चयनित की थी। 1948 में 26 जुलाई 1948 को पहली बार मध्य प्रदेश में वायु सेवा का प्रारंभ हुआ था। वो हुआ था इंदौर से ग्वालियर के बीच में एक छोटे प्लेन के माध्यम से। 1950 में भारतीय प्रशासन के हवाले एयरपोर्ट कर दिया गया और 1966 में बड़ी हवाई यात्रा के लिए पट्टियों का निर्माण प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, यह प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। इसे 29 मई 2019 को एक राजपत्र के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया। अर्थात यहाँ से विदेशों से भी फ्लाइट आती है और जाने की सुविधा है। साथ ही याद रखिएगा, यहाँ पर एक साथ 700 यात्रियों को उतारने की सुविधा उपलब्ध है। एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का जहाँ पर सोलर सिस्टम के माध्यम से लाइट जलते हैं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, यहाँ दुनिया में, भारत का 20वां सबसे बड़ा व्यस्ततम और प्रदेश का सबसे पहला व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसका नाम देवी अहिल्या हवाई अड्डा है। यहाँ इंदौर में बिजासन टेकरी के पास में मौजूद है। साथ ही इसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2016 में इसे बेस्ट स्वच्छता एयरपोर्ट के आधार पर इसे नवाजा गया था और यह प्रदेश का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है देवी अहिल्या एयरपोर्ट।
देखिए भाइयों, लॉकडाउन के कारण किसी भी तरह से अंदर कैमरा ले जाने या हमें अंदर जाने प्रवेश की कोई भी हमें स्वीकृति नहीं दी गई है। तो हम इधर पिछले द्वार से आपको बताना चाहते हैं कि ये है इंदौर का एयरपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं। और अभिषेक भाई से मैं कहूँगा कि जूम करके आप इन्हें एयरपोर्ट बता दें। और साथ में ही आप सबसे मेन चीज़ देखिए, एक ऊंची चोटी पर आपको एक टंकी टाइप दिख रहा होगा। वो टंकी नहीं बल्कि यहाँ से फ़्लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। यहीं से फ़्लाइट्स को सूचनाएँ दी जाती है, जो पायलट होता है उन्हें सूचनाएँ दी जाती है कि कब आपको रनवे पर प्लेन उतारना है, कब कहाँ ले जाना है। इस तरह की सूचनाओं के माध्यम से ही पायलट हवाई जहाज़ को आगामी रूप प्रदान करता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहीं पर जिस टेकरी के किनारे बना हुआ है माता बिजासन टेकरी के लिए। तो चलिए बिजासन टेकरी चलते हैं। चलिए देखिए प्यारे भाइयों, अभी हम मौजूद है बिजासन टेकरी पर, जहाँ से एयरपोर्ट के पास हमने बात की थी वहीं से बिजासन टेकरी पर हम मौजूद है। और यहाँ पर माँ दुर्गा का वास है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इस मंदिर में माँ राजराजेश्वरी बिजासन देवी का मंदिर है। यूँ तो इस वर्षों पुराना, हजारों वर्षों पुराना इस मंदिर का इतिहास है। कहते हैं कि जो आला उदल थे उन्होंने भी मांडू के राजा को हराने के लिए माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद लिया था और रण से विजय होकर लौटे थे। बाद में कहा जाए तो आधुनिक काल में होलकरों ने इसका मराठी तरीके से इसका निर्माण करवाया था और मराठा शैली में इस मंदिर का निर्माण होलकरों के समय पर किया गया था। होलकरों के समय पर निर्मित किया गया यह मंदिर पहले देवी जी का वास एक चबूतरे पर हुआ करता था। आज इस देवी जी की मान्यता पूरे प्रदेश और देश भर में कई जगहों पर है। और नवयुगल जो होते हैं, नवविवाहित जोड़े पूरे देश भर से यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए या विवाह के पश्चात यहाँ पर आते हैं। और यह विशाल टेकरी जिसे 1935 में इसी के पास में होलकर एयरपोर्ट बनाने के लिए होलकर प्रशासन के द्वारा चुना गया था, यही है बिजासन देवी मंदिर। और इसके बगल में देखा जाए तो और भी मंदिर, महादेव मंदिर के नाम से भी आप देख सकते हैं, और भी अन्य देवी देवताओं का पवित्र स्थल है। प्यारे भाइयों, अब हम आ चुके हैं गोम्मटगिरी जैन तीर्थ स्थल पर। पवित्र गोम्मटगिरी जैन तीर्थ स्थल ये इंदौर में बिजासन टेकरी के नज़दीक 5 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों 1979 में 1979 में विद्यानंद जी महाराज द्वारा जब श्रवण बेलगोला का मंगल विहार किया जा रहा था तो देपालपुर रोड से निकलते हुए उन्हें ये टेकरी बहुत ही पसंद आई। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि यहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा लगाई जाए। तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा को देखे जाए तो याद रखिएगा, भगवान बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र रहे। उनके 2 पुत्र थे, एक तो थे भरत जी, एक थे बाहुबली जी। याद रखिएगा, बाहुबली जी की प्रतिमा सबसे बड़ी है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। वहीं पर महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हर 12 साल में एक बार होता है और महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला को ही जैन धर्म का कुंभ कहा जाता है। वही भगवान बाहुबली की कमलासन प्रतिमा यहाँ पर 1986 में जैन धर्म के अनुयायियों या उनके समाज सेवकों के द्वारा बनाई गई थी। 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इन्हें सहायता प्रदान की गई थी। यह बहुत ही बढ़िया सुंदर है। यहाँ पर एक सरस्वती पुस्तकालय भी है जहाँ पर पाठ किए जाते हैं, पूजन पुस्तकालय भी बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन तीर्थ स्थल एक प्रमुख गोम्मटगिरी कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है इंदौर में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पित्रेश्वर पर्वत अर्थात पितृ पर्वत की ओर। अब मौजूद हैं प्यारे भाइयों, जय श्री राम। अब मौजूद हैं हम पितृ पर्वत अर्थात पित्रेश्वर धाम। विशाल हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे, ये अष्ट धातु से बनाई गई एक शानदार प्रतिमा है। और यह 108 टन वजनी, जिसे 125 कारीगरों ने मिलकर बनाया, 264 अलग अलग भागों में इसे मिलकर बनाया और इन सबको जोड़ने में 2 वर्ष लगे। 2002 में जब कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के महापौर थे, तब उनके मन में विचार आया कि इस खाली पड़ी हुई जगह को प्रयोग में लिया जाए। तब ये जो आप टेकरी देख रहे हैं, जिसे आप पितृ पर्वत कह रहे हैं, ये देवधर्म टेकरी के नाम से थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे पौधे रोपे गए, जो आज विशाल पेड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। हरियाली से भरपूर यहाँ पित्रेश्वर धाम पितृ पर्वत पर हनुमान जी महाराज की इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मार्च 2020 में एक विशाल भंडारा दिया गया। 10 लाख श्रद्धालुओं को एक साथ भोजन कराकर विश्व का सबसे बड़े भंडारे का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है इंदौर ने, जो कि भंडारा नगरी अपने आप में कहलाती है। तो अष्ट धातु की पितृ पर्वत पर ये पित्रेश्वर हनुमान की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर है दोस्तों मेरे, अपनी स्मृति में बिठा लीजिए। इंदौर में कभी आए इंदौर तो ये घूमने का बहुत अच्छा स्थल है और बहुत सारी जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्थल की ओर। जय श्री राम। नमस्कार साथियों,
वो स्थल इंदौर के जो अभी हम वहां पर पहुंचने में असमर्थ रहे हैं, वो स्थल फिर भी आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में ला देता हूं। कभी भी आप इंदौर जिले में प्रवेश करें तो इन जगहों को देखना ना भूले, एक से एक रमणीक स्थल। तो उसी की कड़ी में सबसे पहला मैं आपको बताता हूं पाताल पानी। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, पाताल पानी ये इंदौर जिले की महू तहसील में आता है। पास ही में महू छावनी लगती है। आप मोटर बाइक के माध्यम से या किसी भी अन्य साधनों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बहुत ही कम दूरी का यह स्थल है पाताल पानी। इसकी गहराई बहुत अधिक होने के कारण, एक सटीक अनुमान न होने के कारण पुराने समय से ही इसका नाम पाताल पानी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी गहराई, इसका जो पानी होता है पाताल तक जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं। आगे जाकर ये और गहराई में हो जाता है और ये देखने के लिए बहुत सुंदर सा स्थल है, पिकनिक स्पॉट है यहां पर, और नदी का पानी बहकर आ रहा है। आगे चले तो हम यहीं पर देखेंगे कि जब पाताल पानी में आप घूमते हैं तो आपको क्या एक शानदार सा दृश्य दिखता है, तो वो होगा हेरिटेज ट्रेन। हेरिटेज ट्रेन के माध्यम से आप यहां पर बहुत ही सस्ते दामों पर, और यूं मैं कह सकता हूं कि आप अन्य स्थलों पर जहां पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर भी आनंद नहीं ले पाते हैं, जो दार्जिलिंग का आप टॉय ट्रेन का आनंद लेते हैं, उसी का कुछ अंश यहां पर आपको हेरिटेज ट्रेन के माध्यम से पाताल पानी और इसके जंगलों में देखने को मिल जाएगा। यही वो स्थल है जहीं पर जो है अपने रॉबिन हुड कहे जाने वाले मामा टांट्या भील की समाधि भी यहीं पर है। तो पाताल पानी इंदौर जिले में जब भी आइएगा आप इस दृश्य को देखना ना भूलिएगा। आगे चलता हूं तो आपको बताता हूं साहब, आप देख पा रहे हैं ये जानापाव हिल्स है। जानापाव पहाड़ी है। अगर मैं बात करता हूं जानापाव हिल्स की, तो आपने मालवा के पठार का नाम सुना होगा। वो मालवा के पठार में आपको ये जो चोटी है, दूसरी बड़ी चोटी मिलेगी। जानापाव हिल्स की अगर मैं चर्चा करूं तो ये भी इंदौर के ही इंदौर जिले की महू तहसील में आता है, समीप पर है। इसकी खासियत देखिएगा, सुंदर सा दृश्य। और भी आगे जाएंगे तो आपको यहां पर सरोवर भी मिलेगा, और मध्य प्रदेश की एक बड़ी सी दूसरी बड़ी नदी चंबल का उद्गम स्थल भी यहीं से मिलेगा। गंभीर नदी भी यहीं से निकलती है। भगवान परशुराम का आपने नाम सुना होगा, भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है। तो आप महू नगरी में जब भी आप जाएं तो जानापाव पहाड़ी का दर्शन जरूर करें। आप लोगों के लिए खुला है द्वार और बहुत अच्छा लगता है। ठंड के समय पर घूमने के लिए बहुत शानदार स्पॉट होगा। अगली बात करता हूं तो और चीजें दिखाता हूं आप कहां पर जा सकते हैं। तो इंदौर के ही समीप थोड़ी सी दूर महू के पास में ही चोरल रिवर है। यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, आप ठंड के समय पर जो एक बहुत उत्तम समय होता है दिसंबर से जनवरी फरवरी माह के मध्य में, तो उस माह के मध्य में आप इस तरह से पानी बह रहा होता है और चट्टानें खुली रहती है, बैठकर पिकनिक बना सकते हैं, घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो कम से कम खर्च में ऐसे बढ़िया स्थल आपको इंदौर जिले में देखने को मिलेंगे। और आगे बताता हूं कि और क्या स्थल आप चाह सकते हैं। दोस्तों यह है यशवंत सागर, आपकी जानकारी में होना चाहिए, इस कारण से मैं यशवंत सागर के संदर्भ में चर्चा करता हूं। मैंने आपसे कहा था जानापाव हिल्स, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंभीर नदी। उस गंभीर नदी के जल भरण को कहते हैं यशवंत सागर। यह इंदौर जिले की हाथोद तहसील में आता है और 1939 में बनाया गया था। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। जो भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण यह कि 1939 में बनाया गया और इंदौर की 25% आबादी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाता है। तो यशवंत सागर, और ये वो यशवंत सागर का व्यू है जो गंभीर नदी पर इंदौर जिले में आता है। आगे देखते हैं तो हमें और क्या देखने को मिलता है। तो उज्जैनी, ये उज्जैन जिला नहीं बल्कि उज्जैनी स्थान है जो कि इंदौर जिले में आता है। और इंदौर मुख्य शहर से ही आप 15 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैनी में जा सकते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट है, एक रमणीय स्थल है। यहां पर आपको सारी तरह की उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान होती है। ये वो स्थल है जहां पर शिप्रा नदी, जिसे हम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मालवा की गंगा कहते हैं, और नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और पूरे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ऐसी मालवा की गंगा और मध्य प्रदेश की शुद्धता के आधार पर गंगा का संगम होता है। तो नर्मदा और शिप्रा लिंक परियोजना जो चल रही है वो यहीं पर इन दोनों नदियों का संगम किया जाता है। तो उज्जैनी भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्थल होगा। और क्या स्थल में है तो हम देखेंगे रालामंडल। 1989 में 1989 में रालामंडल, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1989 में स्टेब्लिश किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मध्य प्रदेश मुख्य शहर से ही और बाईपास मार्ग पर लगा हुआ है। यहां आप घूमने जा सकते हैं, आसानी से इसका पूरी तरीके से आप भ्रमण कर सकते हैं। यहां पर देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया है। प्रदेश का दूसरा तितली पार्क भी खोला गया है। बहुत सारी प्रजाति के बेम्बूसेटम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट अर्थात बांस के वृक्ष और प्रोडक्शन देख सकते हैं आप। तो रालामंडल में आना कभी ना भूलिएगा, एक बहुत ही अच्छा स्थल है और हरी भरी हरियाली और ऊपर बनाया गया एक किला है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है व्हाइट चर्च। दोस्तों शायद ही आप लोगों को पता होगा कि इस व्हाइट चर्च के सामने से आप कई मर्तबा निकले होंगे। एमवाई हॉस्पिटल में आपको एक ऐसा लैंडमार्क बताता हूं, इंदौर में आने पर आपको कभी भी एमवाई हॉस्पिटल का नाम लेने पर आपको व्हाइट चर्च के पास पहुंचाया जाएगा। व्हाइट चर्च एमवाई हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। आपकी जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बता दूं,
1858 में बनाया गया मध्य भारत का पहला चर्च है। क्रिसमस डे अर्थात 25 दिसंबर के दिन पर यह जगमगाता है, अंदर से और भी बेहतर है, अंदर से और भी सुंदर है। एससी हैमिल्टन नामक व्यक्ति ने इसे 1858 में 1858 में बनवाया था। तो यह स्थल भी आपसे पूछे जाने योग्य, आपके घूमने योग्य और जानकारी के लिए है। तो इस तरह से कुछ स्थल जो हम प्रत्यक्ष रूप पर वहां जाने से वंचित हुए थे वो आपके सामने पेश है। कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो? जितने भी लोग पर्यटन को चाहते हैं, पर्यटन के लिए इंदौर आना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं सबसे कम दामों में सबसे उत्तम जगहें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी आइएगा इंदौर, हमारे पते पर भी आइएगा, सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइए। आगे आप लोगों की इच्छा अगर अन्य किसी जिले की और किसी स्थल की है तो आप प्लीज कमेंट्स कर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जो चाहने वाले लोग उनके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलता हूं, धन्यवाद।